सो हाय गाइस, दिस इज प्रोफेसर बड़के। बहुत दिनों के बाद और सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि मैं एक स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो बनाऊं। एग्जाम्स आ रहे हैं मगर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं बना नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। और वैसे भी बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, उसके लिए भी सॉरी गाइस। मगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो वीडियो है, टिप्स और जो माइंडसेट वाला वीडियो, ये आपको आने वाली आपकी जो प्री की एग्जाम है AFO की, उसके लिए 100% मतलब हेल्प करेगा। गाइस, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा कि एग्जाम से पहले 2-3 दिन तक मतलब क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए खुद को एग्जाम के लिए। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस प्रिपरेशन का आउटकम एग्जाम में कैसे निकालते हो, कैसे उस प्रिपरेशन को मार्क्स में बदल के आप अपना कट ऑफ निकालते हो। वीडियो के सेकंड पार्ट में मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मेरे को अब तक टिप्स लगती है कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो काम आती है, ऐसी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। और थर्ड और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे इंग्लिश के बारे में, जो बहुतों का दुश्मन है यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग इंग्लिश से डरते हैं, तो अभी उसका कुछ हो सकता है क्या, ठीक है, एग्जाम में क्या करने से इंग्लिश का थोड़ा सा बेटर स्कोर आ जाए, ठीक है, वो देखेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ नहीं तो मजा ही आएगा। देखो गाइस, अब जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो आपको थोड़ी कैजुअल लग सकती है, मगर इसको कैजुअली लेना मत आप। क्योंकि भले ही आपकी प्रिपरेशन कितनी ही अच्छी हो, आप वर्ल्ड कप के 10 मैच जीत जाओ और अगर फाइनल हार जाओ तो कितना बुरा लगता है। ठीक उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन और एग्जाम का भी है, आपको एग्जाम को जीतना है। एग्जाम से 2 दिन पहले आपको ये अपने दिमाग में लाना है कि अब प्रिपरेशन बहुत हो चुकी, अब परफॉर्म करने की बारी है। सो अपने बॉडी को, अपने माइंडसेट को उस तरीके से तैयार कीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का, तो रहने दो यार, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता एक टॉपिक करने से। अभी आप करोगे तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको एग्जाम में। सो अब तक आप ये कह रहे हो कि ये फालतू का ज्ञान फैलाना बंद करो और एग्जैक्टली बताओ कि परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना है एग्जाम के लिए, तो एक्चुअली में क्या करना है। इसका जवाब है SMNR। अगेन ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कमेंट में आके फिर बोलना मत कि आपने चुराया, ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ा था भाई और मैं आपको भी बता रहा हूँ भाई। S मींस स्लीप। कंसिडर करो कि एग्जाम आपका कोई डांस का परफॉर्मेंस है या फिर समझ लो कि वर्ल्ड कप का फाइनल है भाई आपका, तो इतना इंपॉर्टेंट अगर चीज है तो उसके लिए आपकी बॉडी वेल रेस्टेड तो होनी चाहिए। सो एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही आप 8 आवर्स की स्लीप लेना शुरू करिए, नींद लेना शुरू करिए। इफ यू आर नॉट वेल रेस्टेड, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आपका दिमाग 100% काम नहीं कर पाएगा एग्जाम में और इसका प्रॉब्लम तो आपको होगा। सो टेक रेस्ट, सब टेंशन भूल के मस्त हो जाने का। M मींस मेडिटेशन। अब मेडिटेशन तो थोड़ी बड़ी बात है, अचानक से नहीं होती हो, मगर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि मेडिटेशन में आपको क्या करना है। गाइस, आपको बस आंख बंद करके एक जगह पे अकेले बैठना है और खुद को ये बताना है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है, ठीक है। जो होगा एग्जाम में वो देखा जाएगा, आपको कोई डरने की बात नहीं है। जस्ट बी कंपोज एंड काम, जो आएगा वो देख लेंगे एग्जाम में, अभी बस शांत रहने का। एंड मतलब न्यूट्रिशन। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आपको अभी कुछ डाइट वगैरह शुरू करना है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा खाना खाओ, ठीक है। 2-3 दिन पहले कुछ भी मतलब तला हुआ, या आप अपनी हेल्दी चीजें चूज करो और वो खाओ, ठीक है। मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं कि ये खाओ वो खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो 2-3 दिन के लिए कम से कम, एग्जाम से पहले और एग्जाम तक भी। क्योंकि एग्जाम में आप हेल्दी नहीं होगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट तो होगा एग्जाम पे। सो बी हेल्दी एज मच एज पॉसिबल। और R मतलब रिवाइज। अब मैंने पहले सोने को बोला था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे कुंभकर्ण के जैसे सोना ही है, ठीक है। आप जब अच्छे से स्लीप लो, मगर आप जब जग रहे होगे तब आपको जिस टॉपिक में मजा आता है उसके वो रिवाइज कर सकते हैं, उनकी टेक्निक्स को रिवाइज कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है पहले से। मगर यहाँ पे नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना गाइस, ठीक है, मेरी यही एडवाइस रहेगी, उसका कुछ फायदा नहीं होगा आपको। मॉक टेस्ट भी आप देना हो तो देना एक, ठीक है, मगर नहीं देना, मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि आप 2 दिन पहले तो दे ही मत, क्योंकि मार्क्स अगर कम ज्यादा हो गए तो आपके दिमाग सटक जाएगा, वो अपने को मांगता नहीं है, ठीक है। दिमाग आपका अच्छे से रहना चाहिए। सो जस्ट रिवाइज व्हाटएवर यू लाइक,
जो आपको अच्छे लगते हैं टेक्निक्स रिवाइज करो, ज्यादा मार्क्स की तरफ उसमें भी मत देखो, जस्ट रिवाइज द टेक्निक्स। अपने ब्रेन को आपको एकदम भी जोन आउट नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने स्लीप वीप करने को बोला आपको, तो आपको मतलब रहना है, शार्प तो रहना चाहिए माइंड। सो उसके लिए बस रिवाइज करो। अब ये हो गया एग्जाम से पहले वाले दिनों का। मैं आपको एग्जाम के दिन भी कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। 30-35 मिनट आपको जल्दी पहुंचना है, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है बताने के लिए। आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत वगैरह जो भी है, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ उसकी जरूरत लेके पहुंचना है, वो भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मगर ये नॉर्मल सी चीज़ें भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं एंड वक्त पे, पैनिक होके या फिर किसी भी कारणवश भूल जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना गाइस, क्योंकि मैं अपने स्टोरी से बता रहा हूँ। एक बार इसी AFO के एग्जाम के मेंस देने में गया था, और मैं मतलब आधार कार्ड लेने जाना, मतलब मैंने ये कर दिया, मतलब नहीं लगता आधार कार्ड, क्योंकि मेरे को प्री के एग्जाम में नहीं लगा था आधार कार्ड की जरूरत। सो मैंने सोचा कि मेंस के एग्जाम के लिए भी क्यों ही लगेगा। सो मैं आधार कार्ड की जरूरत नहीं लेके गया। मगर वो जो मेंस का एग्जाम था उसके सेंटर के बाहर क्लियर कट लिखा था कि आधार कार्ड की जरूरत बहुत नेसेसरी है एडमिट कार्ड के साथ। सो मैं रविवार को नागपुर में मेरा एग्जाम था, और वो भी 15 किलोमीटर बाहर था एग्जाम सेंटर। रविवार को सुबह 9 बजे पता नहीं कहाँ भटक के मैंने वो आधार कार्ड की जेरोक्स लाई। उससे मेरा माइंडसेट पूरा खराब हो गया, मैं एग्जाम फेल कर गया। सो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे नाश्ता वाश्ता करके एकदम पहुंचना है। अब बारी है वीडियो के सेकंड पार्ट की, कि आपको एक्चुअल एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम से पहले 10-15 मिनट आपको वहां पे बैठना पड़ता है, उससे ज्यादा ही बैठना पड़ता है। तो उसमें आप स्ट्रेस आउट मत ही होना, ठीक है। उसमें आप गाओ, हंसो, जो करना है करो। मगर जैसे ही एग्जाम शुरू होती है ना, यू हैव टू बी फोकस फुल्ली। आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे लगाना है, ठीक है। अब आपको ये भूल जाना कि कौन सी अच्छी लड़की या फिर लड़का कहाँ पे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब आपको ध्यान नहीं देना। आपका पूरा एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। गाइस, क्वांट और रीजनिंग दोनों में ही मॉडरेट, डिफिकल्ट और इजी तीनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका नसीब खराब है और आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले आ गया, तो आपको वहां पे रोते नहीं बैठना है, क्योंकि मॉडरेट और इजी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। एक क्वेश्चन को वहां पे लेके मत बैठ जाना, ठीक है। स्पेशली मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैं रीजनिंग में कभी भी पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर नहीं बैठूंगा, या फिर क्वांट में मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं बैठूंगा। मुझे पता है कि वहां पे मैं टाइम दूंगा। अगर मेरा टाइम वहां पे नहीं, मतलब आंसर नहीं निकला, तो इट विल बी डिजास्टर्स। सो आपको आगे निकलना है। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आगे जाओ, आगे जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है उनको पहले निपटाओ, ठीक है। ये डिफिकल्ट को अपन देखेंगे बाद में अगर टाइम रहा तो। उसके बाद AFO के प्रीलिम्स में एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि देखो क्वांट और रीजनिंग में आपको एक तो आंसर आता है या फिर नहीं आता है। यहाँ पे तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बताने की डिफिकल्टी लेवल क्या है ओवरऑल एग्जाम की, क्या स्कोर होने वाला, क्या मतलब कट ऑफ लगने वाला है। तो यहाँ पे तुक्के मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी एक्यूरेसी बना के रखो, ज्यादा रिस्क मत लो। अगर 75% से ज्यादा आपको लग रहा है कि आंसर आपका एक्यूरेट है, तो आप टिक मारो। आपके क्वेश्चन सर के ऊपर से जा रहे हैं, मगर आप फिर भी टिक मारते जा रहे हो, ऐसा मत करना भाई। ट्राई टू बी एक्यूरेट। आपको इस बात का मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको प्रेशर में नहीं लाना चाहता। बस 75% वाला रूल, अगर आपको गट लग रहा है 75% मतलब मारना ही है तुक्का, तो 75% के ऊपर वाले को मारो। करेक्ट आंसर है तो आप तो लगा ही रहे हो, ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो है प्रायोरिटी, ठीक है। अब ये मेरे लिए तो काम करती है। मैं रीजनिंग में अगर मैं मेरी प्रायोरिटी बताऊँ तो मैं सबसे पहले जाऊंगा इनइक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए, उसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन के लिए, सिलोजिज्म के लिए, वर्बल रीजनिंग के लिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले अपने प्रायोरिटी से सॉल्व कर लूंगा। उसके बाद जाके मैं जो बचता है वो सब सॉल्व करूंगा। ये मेरी प्रायोरिटी रीजनिंग के लिए। क्वांट के लिए भी सेम, ठीक है। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब होता है, ये सब क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व करूंगा। उसके बाद जो है DI में पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाऊंगा। ये मेरी प्रायोरिटी है। आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग भी हो सकती है, मगर अगर आप प्रायोरिटी से जाओगे तो आपको बहुत एग्जाम होगा टाइम मैनेजमेंट करने में। सो आप कोशिश करना एग्जाम में कि इस टिप को भी फॉलो करना। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि मेरी तरफ से 4 टिप है। पहला तो आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना है। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल वगैरह को देखना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से। उसके बाद आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, और प्रायोरिटी से अगर आप जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको बहुत फायदा होगा। ये मेरी 4 टिप्स है। अब आते हैं आपके सबसे फेवरेट पार्ट, ठीक है, इंग्लिश, जो बहुतों का दुश्मन मैंने बोला।
है। तो देखो गाइस, इंग्लिश का पेपर AFO के एग्जाम में दो तरह के लोग देने आते हैं। एक होते हैं 90% जिनकी इंग्लिश से फटी पड़ी होती है, उनको ज़्यादा कुछ मतलब उतना नहीं होता है इंग्लिश का, कितना भी प्रैक्टिस कर लो। और एक 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब इंग्लिश की प्रिपरेशन भी करनी होती है, ये पता नहीं है, वो ऐसे ही आएंगे, उनकी इंग्लिश मतलब इतनी है बचपन से ही, या फिर कह लो, या फिर उन्होंने ऐसे अपने आप को तैयार किया है कि वो मतलब ऐसे भी आके 10-15 मार्क्स तो ऐसे ले जाएंगे। तो ये दो तरह के लोग हैं। सब जो फर्क है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी का। और AFO के एग्जाम में जो इंग्लिश आती है वो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है। ये वो स्कूल वाली इंग्लिश नहीं है जिसमें ग्रामर, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस ये सब पूछा जाएगा। मैं ये पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से क्या अप्रोच करना है अब एग्जाम में जाके। सबसे पहले तो जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं इंग्लिश के एग्जाम में, उसी से बहुत लोग डरते हैं, उसको ना पढ़ना चाहते हैं ना उससे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये सब छोड़ दो। इंग्लिश के पेपर में जो पैराग्राफ्स होते हैं उसकी ब्लैंक्स भरना ईजी होता है गाइस। अगर आप थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपको में भी पता चल जाएगा कि कौन सा वहाँ पे शब्द भरना है। जो आप तुक्का पैरा जंबल मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट में लगाते हो या फिर स्पॉट डेयर में लगाते हो, उससे अच्छा कि यहाँ पे आप तुक्का लगाओ। अगर आपको नहीं आता है तो एक्यूरेटली आता है तो आपको टेंशन ही नहीं है। मगर पैराग्राफ में आप रिस्क लो तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। अब आप कहोगे मेरे को तो पैराग्राफ पढ़ने की आदत ही नहीं है भाई, मेरे को कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी तो पता भी नहीं है क्या होता है, तो इससे तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा मैं आगे वाले क्वेश्चन ना सॉल्व कर दूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी इंग्लिश के, जिनकी अच्छी इंग्लिश होती है उनका पहला स्टेप होता है। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आपको आगे वाला भी नहीं आने वाला। सो अगर आप इसको फोकस करोगे ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। मैं ये सब उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी है तो आपको ये सब फॉलो नहीं करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इंग्लिश में तो गाइस आप जो मतलब अपने स्टडी से जाना चाहते हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपकी नहीं है तो पैराग्राफ्स पे इन्वेस्ट करो यार। पैराग्राफ से आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सकते हैं, ज़्यादा स्कोर करने के चांस ज़्यादा है वहाँ पे। क्योंकि आगे जो है स्पॉट द एरर जैसे क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। वहाँ पे आपको एरर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद है पैरा जंबल, मैंने पहले बताया सेंटेंस अरेंजमेंट। उसमें अगर आप रिस्क लोगे, उसमें सारे सेंटेंस ऐसा लगता है कि यही पहला सेंटेंस है। बहुत सारे सेंटेंस मतलब डिफिकल्टी होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको कोई टेक्निक वेक्निक देखते हो आप यूट्यूब पे, वही वहाँ पे अप्लाई करने जाते हो, तो वहाँ पे भी रिस्क है यार। अगर आपकी एक भी वहाँ पे गलत हो गया सेंटेंस का अरेंजमेंट तो आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाओगे। सो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप ये दोनों छोड़ के भाई बाकी कुछ भी कर लो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंग्लिश में पैराग्राफ और स्पॉट एरर छोड़ के जो बाकी जो क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस को जोड़ना होता है मैच द पेयर जैसा, पैराग्राफ में ब्लैंक फिल करनी होती है, पैराग्राफ में जो वर्ड है उसको रिप्लेस करना होता है, ये सब थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको आ जाएगा यार। सो इन्वेस्ट इन दैट, आपका टाइम वहाँ पे लगाओ। और इंग्लिश के पेपर में कभी टाइम कमी पड़ता नहीं है वैसे। सो बी कॉन्सेंट्रेट, ये मेरी एडवाइस है, इसको भी ध्यान में रखें। सो दैट्स ऑल। मेरे पास इतना ही बताने के लिए है। ऐसा भी नहीं है कि ये सब आप जानते नहीं थे, बट अगर कोई फिर से बताए तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें सारी ध्यान में होनी चाहिए आपके। आप मतलब बहुत सारे लोग इस सबको इग्नोर कर देते हैं, खासकर SM है ना, स्लीप, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन और रिवाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो टिप्स है एग्जाम की, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 100% बेनिफिट करेगी भाई, मैं 100% बता रहा हूँ। तो यही सब है आज के वीडियो में और ये खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस, ठीक है। मैं चाहूँगा कि और सारे वीडियो बनाऊँ आपके लिए, AFO के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, और बैंकर की क्या लाइफ होती है उसके लिए भी मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। मैंने कोई विश्वास रखी है। सो इस वीडियो को लाइक भी करना, इस वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।